13.1 परिचय। शोध विधियों के बारे में जानने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि हम तथ्यों को कैसे निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, पर्याप्त पोषण की कमी से कुपोषण होता है, प्रदूषित पानी पीलिया का कारण बनता है, और नियमित व्यायाम आपको फिट और सामान्य बीमारियों से मुक्त रखता है। हम इन तथ्यों को कैसे जानते हैं? शोधकर्ताओं ने उन्हें खोजने के लिए अध्ययन किए हैं। जब आप पूछते हैं कि एक शोधकर्ता ने अध्ययन कैसे किया, तो आप उनके तरीकों के बारे में पूछ रहे हैं। शोध करने के सामान्य तरीके हैं, और यूनिट 1.3 इन तरीकों पर चर्चा करेगी। यह शोध प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का वर्णन करेगा, कार्यप्रणाली और विधि के बीच अंतर को स्पष्ट करेगा, और उनके सूक्ष्म संबंधों की व्याख्या करेगा। व्यवस्थित शोध को समझना आपको अपनी खुद की छोटी शोध परियोजना शुरू करने के लिए तैयार करता है। ध्यान दें कि यह परियोजना आपके असाइनमेंट में से एक होगी। 13.2 सामाजिक विज्ञान में शोध विधियों की केंद्रीयता। सामाजिक विज्ञानों में विषयों की पहचान काफी हद तक इसके चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि विधियां सामाजिक विज्ञानों के लिए केंद्रीय हैं। अधिकांश सामाजिक विज्ञान विषयों ने प्राकृतिक विज्ञानों से विधियां उधार ली हैं, भले ही वे विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हों। परिणामस्वरूप, सामाजिक विज्ञान लगातार सामाजिक घटनाओं और प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों के बीच विरोधाभास को हल करने के लिए काम करते हैं। जैसा कि ब्लॉक 4 के परिचय में उल्लेख किया गया है, विधियां तकनीकी नियमों को संदर्भित करती हैं जो डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं। डेटा संग्रह की विभिन्न विधियां और डेटा विश्लेषण की कई विधियां हैं, जैसे सांख्यिकीय अनुमान, नमूनाकरण और कंप्यूटर आधारित गुणात्मक डेटा विश्लेषण के नए रूप। शोध जांच की विधियां भी हैं, जैसे शोध समस्या का सूत्रीकरण और परिकल्पनाएं, अवधारणाएं, सिद्धांत और प्रस्ताव बनाना। इस तरह से समझा जाए तो विधियां विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ ज्ञान उत्पन्न करने की प्रक्रिया निर्धारित करती हैं। शोधकर्ता केवल प्रश्नावली तैयार नहीं कर सकते, साक्षात्कार नहीं कर सकते या प्रतिभागी अवलोकन किसी भी तरह से नहीं कर सकते। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित और अच्छी तरह से स्वीकृत प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए कि उत्पन्न ज्ञान वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक और विश्वसनीय है। 13.3 कार्यप्रणाली और विधियों के बीच इंटरफेस। आगे स्पष्ट करने के लिए, कार्यप्रणाली व्यापक सैद्धांतिक और दार्शनिक ढांचे को संदर्भित करती है जिसमें प्रक्रियात्मक नियम फिट होते हैं। विधियों और कार्यप्रणाली के बीच इंटरफेस के अध्ययन को सामाजिक अनुसंधान का दर्शन कहा जाता है। यह पता लगाता है कि कैसे व्यापक दार्शनिक और पद्धतिगत अभिविन्यास डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए प्रक्रियात्मक नियमों को मान्य और प्रमाणित करते हैं। ब्रेवर के अनुसार, कार्य-कारण संबंध को इस प्रकार बताया जा सकता है। शोध की सफलता काफी हद तक उस पद्धति से निर्धारित होती है जिस पर वह आधारित है। आप पहले से ही जानते हैं कि शोध पद्धति शोध प्रक्रिया के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह सैद्धांतिक अभिविन्यास की व्याख्या करती है जो उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों के चयन का मार्गदर्शन करती है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक शोध को उसका वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाला प्रेरक दृष्टिकोण है जो शोधकर्ता को व्यापक सामान्यीकरण पर पहुंचने में मदद करता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि जब यूनिट 13 शोध के तरीकों के बारे में है, तो हम पद्धति पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शोध के प्रक्रियात्मक नियमों या तरीकों को निर्धारित करने के लिए किसी की कार्यप्रणाली के बारे में स्पष्ट होना आवश्यक है। यही कारण है कि अब हम कार्यप्रणाली के बुनियादी तत्वों पर चर्चा करेंगे, जो बदले में हमें उपयोग की जाने वाली विशेष विधियों को तय करने में मदद करते हैं। अनुभाग 13.4 पर जाने से पहले, चिंतन और कार्रवाई 13.1 को पूरा करना एक अच्छा विचार है। सिद्धांत और शोध के परस्पर क्रिया का परिचय। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सिद्धांत और शोध जटिल रूप से जुड़े हुए हैं और परस्पर सुदृढ़ होते हैं। इन दो तत्वों के बीच तालमेल समाजशास्त्रीय जांच की रीढ़ बनाता है, जिससे विद्वानों को सामाजिक घटनाओं की व्यापक समझ विकसित करने की अनुमति मिलती है। सिद्धांत एक लेंस प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से डेटा की व्याख्या की जाती है, जबकि शोध सैद्धांतिक प्रस्तावों का परीक्षण, परिशोधन और कभी-कभी चुनौती देने के लिए आवश्यक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है। समाजशास्त्रीय शोध में सिद्धांत की भूमिका। समाजशास्त्रीय शोध में सिद्धांत कई महत्वपूर्ण कार्य करता है।
समझ के लिए रूपरेखा सिद्धांत ऐसे ढांचे प्रदान करते हैं जो शोधकर्ताओं को जटिल सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में मदद करते हैं। वे वैचारिक उपकरण प्रदान करते हैं जिनका उपयोग सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को वर्गीकृत करने, वर्णन करने और समझाने के लिए किया जा सकता है। शोध डिजाइन के लिए मार्गदर्शन सैद्धांतिक दृष्टिकोण शोध के डिजाइन और कार्यप्रणाली को सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए, मार्क्सवादी ढांचे का उपयोग करने वाला एक शोधकर्ता वर्ग और शक्ति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो उनके शोध प्रश्नों, डेटा संग्रह विधियों और विश्लेषणात्मक तकनीकों के विकल्प को प्रभावित करता है। परिकल्पना निर्माण सिद्धांत ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करते हैं जिनका अनुभवजन्य परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक एकीकरण के दुर्खीम के सिद्धांत और आत्महत्या दरों पर इसके प्रभाव ने सामाजिक सामंजस्य और व्यक्तिगत व्यवहार के बीच संबंधों के बारे में विशिष्ट परिकल्पनाओं को जन्म दिया। डेटा की व्याख्या सिद्धांत शोध निष्कर्षों की व्याख्या में सहायता करते हैं। वे डेटा के महत्व को समझने के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को सामाजिक घटनाओं के बारे में सार्थक निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में अनुसंधान की भूमिका। दूसरी ओर, अनुसंधान सिद्धांतों के विकास और परिशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुभवजन्य परीक्षण अनुसंधान सैद्धांतिक प्रस्तावों का परीक्षण करने के लिए आवश्यक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है। व्यवस्थित अवलोकन और डेटा संग्रह के माध्यम से शोधकर्ता सैद्धांतिक दावों की पुष्टि, संशोधन या खंडन कर सकते हैं। सिद्धांत विकास अनुभवजन्य निष्कर्ष नए सिद्धांतों के विकास या मौजूदा सिद्धांतों के परिशोधन की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राउंडेड थ्योरी डेटा के विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांत के निर्माण पर जोर देती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग शोध सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटता है, सैद्धांतिक विचारों की वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर प्रयोज्यता को प्रदर्शित करता है। यह नीति निर्माण, सामाजिक हस्तक्षेप और आगे के विद्वत्तापूर्ण कार्य को सूचित कर सकता है। अंतराल की पहचान शोध मौजूदा सिद्धांतों में अंतराल को उजागर करता है, उन क्षेत्रों को प्रकट करता है जिनके लिए आगे सैद्धांतिक अन्वेषण की आवश्यकता है। यह निरंतर प्रतिक्रिया लूप सुनिश्चित करता है कि सिद्धांत गतिशील और प्रासंगिक बने रहें। सिद्धांत और शोध का अंतर्संबंध। सिद्धांत और शोध के बीच संबंध को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धांत शोध की दिशा का मार्गदर्शन करते हैं, जो बदले में उन सिद्धांतों का समर्थन करने, चुनौती देने या परिष्कृत करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रदान करता है। यह परस्पर क्रिया सुनिश्चित करती है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान सैद्धांतिक रूप से सूचित और अनुभवजन्य रूप से आधारित दोनों है। केस स्टडी सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध। सिद्धांत और शोध के बीच परस्पर क्रिया को स्पष्ट करने के लिए आइए हम सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के विषय पर विचार करें, विशेष रूप से किशोरों के बीच। सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इस विषय पर कई सैद्धांतिक दृष्टिकोण लागू किए जा सकते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह दृष्टिकोण उन अर्थों और व्याख्याओं पर केंद्रित है जो व्यक्ति अपने सामाजिक अंतःक्रियाओं से जोड़ते हैं। शोधकर्ता यह पता लगा सकते हैं कि किशोर सामाजिक मीडिया अंतःक्रियाओं की व्याख्या और प्रतिक्रिया कैसे करते हैं और ये व्याख्याएं उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से व्यवहार और मानदंड सीखते हैं। शोधकर्ता यह जांच कर सकते हैं कि किशोर सामाजिक मीडिया के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों के बारे में कैसे सीखते हैं और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत। यह दृष्टिकोण व्यापक सामाजिक और शक्ति संरचनाओं की जांच करेगा जो सामाजिक मीडिया के उपयोग और इसके प्रभावों को प्रभावित करते हैं। शोधकर्ता यह पता लगा सकते हैं कि कॉर्पोरेट हित और मीडिया प्रतिनिधित्व किशोरों के अनुभवों को कैसे आकार देते हैं और सामाजिक मीडिया की असमानताओं को बनाए रखने की क्षमता क्या है। उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत। यह सिद्धांत यह मानता है कि लोग सक्रिय रूप से ऐसे मीडिया की तलाश करते हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा करता हो। शोधकर्ता विश्लेषण कर सकते हैं कि किशोर सोशल मीडिया से क्या विशिष्ट संतुष्टि चाहते हैं, जैसे सामाजिक संबंध, मनोरंजन, मान्यता, और ये प्रेरणाएं मानसिक स्वास्थ्य परिणामों से कैसे संबंधित हैं। शोध दृष्टिकोण।
सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों की जांच करने के लिए विभिन्न शोध विधियों का उपयोग किया जा सकता है। मात्रात्मक शोध, सर्वेक्षण और अनुदैर्ध्य अध्ययनों का उपयोग किशोरों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग के पैटर्न और मानसिक स्वास्थ्य संकेतकों पर डेटा एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। सांख्यिकीय विश्लेषण सहसंबंधों और संभावित कारण संबंधों की पहचान कर सकता है। गुणात्मक शोध, गहन साक्षात्कार और फोकस समूह किशोरों के सोशल मीडिया के साथ व्यक्तिपरक अनुभवों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह पता लगा सकते हैं कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कैसे देखते हैं। मिश्रित विधियां, मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोणों को मिलाकर इस मुद्दे की व्यापक समझ प्रदान की जा सकती है, जिससे दोनों विधियों की ताकत का लाभ उठाया जा सकता है। अनुसंधान में सिद्धांत का योगदान। परिकल्पना निर्माण, सैद्धांतिक दृष्टिकोण सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों के बारे में परिकल्पना बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के आधार पर एक परिकल्पना यह हो सकती है कि जो किशोर सोशल मीडिया पर नकारात्मक व्यवहार के संपर्क में आते हैं, उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। शोध डिजाइन सिद्धांत शोध विधियों और चरों के चयन का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शोधकर्ताओं को सोशल मीडिया इंटरैक्शन की व्यक्तिगत व्याख्याओं का पता लगाने के लिए गुणात्मक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। डेटा व्याख्या सिद्धांत शोध निष्कर्षों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यदि किसी अध्ययन में भारी सोशल मीडिया उपयोग और चिंता के बीच संबंध पाया जाता है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इसे नकारात्मक सामाजिक तुलनाओं और अंतःक्रियाओं के परिणाम के रूप में व्याख्या कर सकता है। सिद्धांत में अनुसंधान का योगदान। अनुभवजन्य सत्यापन अनुसंधान सैद्धांतिक प्रस्तावों का परीक्षण करने के लिए अनुभवजन्य डेटा प्रदान करता है। यदि कई अध्ययनों में पाया जाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग चिंता और अवसाद से जुड़ा हुआ है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर मध्यस्थ बातचीत के प्रभाव के बारे में सैद्धांतिक दावों का समर्थन करता है। सिद्धांत परिशोधन शोध निष्कर्षों से मौजूदा सिद्धांतों में परिशोधन हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ प्रकार के सोशल मीडिया उपयोग, जैसे निष्क्रिय ब्राउजिंग बनाम सक्रिय जुड़ाव, का मानसिक स्वास्थ्य पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक संपर्क और मीडिया प्रभावों के सिद्धांतों को इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जा सकता है। सिद्धांत विकास नए शोध निष्कर्ष नए सिद्धांतों के विकास को प्रेरित कर सकते हैं। यदि शोध लगातार दिखाता है कि किशोर अपनी अधूरी ऑफलाइन सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो इस व्यवहार को समझाने के लिए नए सैद्धांतिक मॉडल सामने आ सकते हैं। रुचि का विषय साइबरबुलिंग और किशोर मानसिक स्वास्थ्य। संबोधित सामाजिक घटनाओं की सीमा, व्यापकता और पैटर्न। शोध यह जांच कर सकता है कि किशोरों में साइबरबुलिंग कितनी व्यापक है, जनसांख्यिकीय पैटर्न और जोखिम कारकों की पहचान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव अध्ययन साइबरबुलिंग के मनोवैज्ञानिक प्रभावों, जैसे चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचार, का पता लगा सकते हैं। इन प्रभावों की तुलना पारंपरिक बुलिंग से कर सकते हैं। व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं शोध यह जांच कर सकता है कि किशोर साइबरबुलिंग से कैसे निपटते हैं, जिसमें रिपोर्टिंग व्यवहार, सहायता मांगना और सोशल मीडिया के उपयोग में बदलाव शामिल हैं। निवारक उपाय अध्ययन साइबरबुलिंग को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तक्षेपों और नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ शोध यह जांच कर सकता है कि बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण साइबरबुलिंग के प्रचलन और प्रभाव को कैसे प्रभावित करते हैं। साइबरबुलिंग के अध्ययन में सिद्धांत और अनुसंधान को एकीकृत करना। सैद्धांतिक दृष्टिकोण तनाव सिद्धांत यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति तनाव या तनाव का अनुभव तब करते हैं जब वे वैध साधनों के माध्यम से सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शोध यह पता लगा सकता है कि सामाजिक दबावों के कारण तनाव का अनुभव करने वाले किशोरों के साइबरबुलिंग में शामिल होने या इससे प्रभावित होने की अधिक संभावना है या नहीं। सामाजिक पहचान सिद्धांत यह दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्तियों की आत्म अवधारणाएं उनके समूह सदस्यता से कैसे प्रभावित होती हैं। शोध यह जांच कर सकता है कि साइबरबुलिंग किशोरों की सामाजिक पहचान और विभिन्न समूहों से संबंधित होने की उनकी भावना को कैसे प्रभावित करती है।
नियमित गतिविधि सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि प्रेरित अपराधियों, उपयुक्त लक्ष्यों और सक्षम संरक्षकता की कमी के अभिसरण से अपराध होता है। शोध इस ढांचे को साइबर बुलिंग पर लागू कर सकता है, उन स्थितियों की जांच कर सकता है जिनके तहत साइबर बुलिंग होने की सबसे अधिक संभावना है। लचीलापन सिद्धांत। यह सिद्धांत व्यक्तियों की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता पर केंद्रित है। शोध उन कारकों का पता लगा सकता है जो साइबर बुलिंग का अनुभव करने वाले किशोरों में लचीलेपन में योगदान करते हैं और ये कारक नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों को कैसे कम करते हैं। शोध दृष्टिकोण। सर्वेक्षण और अनुदैर्ध्य अध्ययन। समय के साथ साइबर बुलिंग की व्यापकता और इसके मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों को ट्रैक करने के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन साइबर बुलिंग के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। साक्षात्कार और फोकस समूह। गुणात्मक विधियां साइबर बुलिंग के साथ किशोरों के अनुभवों और उनके मुकाबला करने के तरीकों की गहन समझ प्रदान कर सकती हैं। फोकस समूह प्रभावी हस्तक्षेपों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर सकते हैं। प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक डिजाइन साइबर बुलिंग की घटनाओं और प्रभाव को कम करने में ऑनलाइन सहायता समूहों या शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे विशिष्ट हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का परीक्षण कर सकते हैं। मिश्रित विधियां। मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोणों का संयोजन साइबर बुलिंग की समग्र समझ प्रदान कर सकता है, जिसमें व्यापक पैटर्न और विस्तृत व्यक्तिगत अनुभव दोनों को शामिल किया जा सकता है। साइबर बुलिंग पर शोध में सिद्धांत का योगदान। मार्गदर्शक परिकल्पनाएं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण साइबर बुलिंग के कारणों और प्रभावों के बारे में परिकल्पनाएं बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, तनाव सिद्धांत इस परिकल्पना को जन्म दे सकता है कि शैक्षणिक या सामाजिक दबाव का अनुभव करने वाले किशोरों के साइबर बुलिंग में शामिल होने की अधिक संभावना है। अनुसंधान डिजाइन को सूचित करना। सिद्धांत अनुसंधान विधियों और चर के चयन का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक पहचान सिद्धांत साइबर बुलिंग पर शोध में समूह की गतिशीलता और पहचान से संबंधित चर पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे सकता है। निष्कर्षों की व्याख्या करना। सिद्धांत शोध निष्कर्षों की व्याख्या करने के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं। यदि किसी अध्ययन में पाया जाता है कि साइबर बुलिंग के पीड़ितों में अवसाद का अनुभव होने की अधिक संभावना है, तो लचीलापन सिद्धांत इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि कुछ पीड़ित दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित क्यों होते हैं। साइबर बुलिंग पर सिद्धांत में अनुसंधान का योगदान। अनुभवजन्य परीक्षण। अनुसंधान साइबर बुलिंग के बारे में सैद्धांतिक प्रस्तावों का परीक्षण करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन यह परीक्षण कर सकते हैं कि क्या नियमित गतिविधि सिद्धांत में उल्लिखित स्थितियां साइबर बुलिंग के मामलों में मौजूद हैं। सिद्धांत परिशोधन। शोध निष्कर्ष मौजूदा सिद्धांतों में परिशोधन की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अध्ययनों में पाया जाता है कि कुछ लचीलापन कारक साइबर बुलिंग के प्रभावों को कम करने में विशेष रूप से प्रभावी हैं, तो इन कारकों पर जोर देने के लिए लचीलापन सिद्धांत को समायोजित किया जा सकता है। सिद्धांत विकास। नए शोध निष्कर्ष साइबर बुलिंग के बारे में नए सिद्धांतों के विकास को प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शोध साइबर बुलिंग के होने और किशोरों को प्रभावित करने के तरीके में नए पैटर्न प्रकट करता है, तो इन पैटर्न को समझाने के लिए नए सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। निष्कर्ष। सिद्धांत और शोध के बीच का अंतर्संबंध समाजशास्त्रीय जांच के लिए मौलिक है। सिद्धांत जटिल सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए आवश्यक वैचारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जबकि शोध इन सिद्धांतों का परीक्षण और परिशोधन करने के लिए आवश्यक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है। यह गतिशील संबंध सुनिश्चित करता है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान सैद्धांतिक रूप से मजबूत और अनुभवजन्य रूप से आधारित दोनों है। साइबर बुलिंग और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के विषय का अध्ययन करने में सिद्धांत और शोध का एकीकरण इस मुद्दे की व्यापक समझ की अनुमति देता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण परिकल्पनाओं के निर्माण और शोध अध्ययनों के डिजाइन का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि अनुभवजन्य निष्कर्ष इन सिद्धांतों को मान्य और परिष्कृत करते हैं। यह पुनरावृत्त प्रक्रिया हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाती है और साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों को संबोधित करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेपों की जानकारी देती है। 13.4 शोध पद्धति के तत्व। शोध पद्धति का निर्माण करने वाले मूल तत्व हैं। अवधारणाएं, प्रस्ताव या परिकल्पनाएं, सिद्धांत।
ये तीन तत्व शोध पद्धति तक पहुंचने के लिए आधार प्रदान करते हैं। तीनों तत्व चक्रीय तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां आप सिद्धांत का उपयोग करके अवधारणा को परिभाषित कर सकते हैं, वहीं अवधारणाएं बदले में सिद्धांतों की सामग्री को आकार देती हैं। आइए अब हम तीनों तत्वों में से प्रत्येक से खुद को परिचित करें। अवधारणाएं सामाजिक शोध के निर्माण खंड हैं। आप अवधारणा को विभिन्न तथ्यों के संक्षिप्त प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह सामाजिक वैज्ञानिक भाषा का महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक घटक है। सभी अवधारणाएं अनिवार्य रूप से वास्तविकता के अमूर्तन हैं। वास्तविकता के कई आयाम हैं, इसलिए एक अवधारणा कई अर्थ और छापे व्यक्त कर सकती है। अवधारणाओं को शोधकर्ता के सैद्धांतिक अभिविन्यास के अनुसार परिभाषित किया जाता है और अध्ययन के तहत घटना के अमूर्तन में सुसंगतता लाता है। ये अवधारणाएं फिर सिद्धांतों का आधार बनती हैं। अवधारणा शब्द को परिभाषित करने के लिए बॉक्स 13.1 देखें। बॉक्स 13.1 अवधारणा शब्द की बाइबल की परिभाषा। अवधारणा एक मानसिक छवि है जिसका उपयोग हम उन अवलोकनों और अनुभवों को एक साथ लाने के लिए एक सारांश उपकरण के रूप में करते हैं जिनमें कुछ भी समान नहीं लगता। वे वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं हैं, इसलिए उन्हें सीधे मापा नहीं जा सकता। बाइबल ने अवधारणा शब्द को निम्नलिखित शब्दों में आगे समझाया है। अवधारणा हमारी अवधारणाओं की अस्पष्ट मानसिक छवि को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है, जिसमें हमारे शोध के लिए उपयुक्त अवलोकनों और मापों के प्रकारों को छांटना शामिल है। किसी अवधारणा को मापने के लिए आपको अवधारणा को मापने योग्य संकेतकों में अनुवाद करना होगा। प्रस्ताव परिकल्पनाएं। प्रस्ताव अवधारणाओं के बीच अंतर्संबंधों के कथन हैं। शोध के विषयों के रूप में विशेष अवधारणाओं की परिभाषाओं में विचाराधीन अवधारणाओं और उसी ब्रह्मांड से चुने गए अन्य सभी संभावित विषयों के समूह के बीच स्पष्ट या अंतर्निहित विरोधाभास शामिल है। उदाहरण के लिए, किसानों के विशेष संदर्भ में मानव समूहों के डोमेन में पूछताछ करते समय किसान शब्द को ऐसे व्यक्ति या समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विशेष विशेषताएं होती हैं जो शहरी निवासियों, आदिवासियों आदि से भिन्न होती हैं। मेरा सुझाव है कि आप परिकल्पनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए पुस्तक 1 की इकाई 3 को एक बार फिर से देखें। सिद्धांत। आप सिद्धांतों को अवधारणाओं और प्रस्तावों की प्रणाली के रूप में समझ सकते हैं जो किसी घटना की विशेषता वाले संबंधों और अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। ग्रैंड रेंज सिद्धांत हो सकते हैं जो मानव व्यवहार के विशाल क्षेत्रों को एक तार्किक पैटर्न में फिट करने का प्रयास करते हैं। एक सैद्धांतिक प्रणाली भी हो सकती है जिसमें कम संख्या में अवधारणाएं और प्रस्ताव शामिल हों। सिद्धांतों की प्रभावशीलता के बारे में सिद्धांतों में भिन्नता है जिन्हें अनुभवजन्य शोध द्वारा परखा जा सकता है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि कोई सिद्धांत सिद्ध हो चुका है। हालांकि प्रस्तावों या परिकल्पनाओं के सफल सत्यापन का हमेशा उस सैद्धांतिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है जिससे वह संबंधित है। ऐसा प्रत्येक सत्यापन सिद्धांत को मजबूत करता है। अब समय आ गया है कि चिंतन और कार्रवाई 13.2 को पूरा किया जाए। शोध विषय। विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव। परिचय। डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार ने शैक्षिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। पारंपरिक शिक्षण प्रतिमानों को अधिक लचीले, सुलभ और स्केलेबल प्रारूपों में बदल दिया है। सबसे गहन परिवर्तनों में से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म का आगमन रहा है, जिसने वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थानों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। इस शोध का उद्देश्य भारतीय संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव की जांच करना है। इस विषय की खोज करके हम ऑनलाइन शिक्षा के लाभों और संभावित कमियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे नीतिगत निर्णयों और शैक्षिक प्रथाओं को सूचित किया जा सके। प्रमुख अवधारणाएं और चर। इस शोध को संचालित करने में एक सुसंगत और केंद्रित अध्ययन बनाने के लिए कई प्रमुख अवधारणाओं और चरों की पहचान और निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। एक प्रमुख अवधारणाएं। ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा शैक्षिक सामग्री वितरित करने और सीखने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। इसमें कई तरह के प्रारूप शामिल हैं, जिनमें सिंक्रोनस, वास्तविक समय, और एसिंक्रोनस, स्वगति सीखना,
वर्चुअल क्लासरूम और मल्टीमीडिया निर्देशात्मक सामग्री शामिल है। बी, शैक्षणिक प्रदर्शन। शैक्षणिक प्रदर्शन को आमतौर पर छात्रों द्वारा उनके पाठ्यक्रमों में प्राप्त ग्रेड या अंकों से मापा जाता है। यह छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल के स्तर को दर्शाता है, साथ ही आकलन और व्यावहारिक स्थितियों में इस ज्ञान को लागू करने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है। सी, सीखने का माहौल। सीखने के माहौल में भौतिक और आभासी दोनों तरह के स्थान शामिल हैं जहां सीखना होता है। ऑनलाइन सीखने के संदर्भ में यह मुख्य रूप से छात्रों के लिए उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म, टूल और संसाधनों के साथ साथ छात्रों और प्रशिक्षकों के बीच बातचीत को संदर्भित करता है। डी, छात्र जुड़ाव। छात्र जुड़ाव से तात्पर्य उस ध्यान, रुचि और सक्रिय भागीदारी की डिग्री से है जो छात्र सीखने की प्रक्रिया में प्रदर्शित करते हैं। जुड़ाव के उच्च स्तर अक्सर बेहतर शैक्षणिक परिणामों और विषय वस्तु की गहरी समझ से जुड़े होते हैं। 2, मुख्य चर। स्वतंत्र चर। सीखने का तरीका ऑनलाइन बनाम पारंपरिक। यह चर अध्ययन के प्राथमिक फोकस का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा के साथ ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों की प्रभावशीलता की तुलना करता है। बी, आश्रित चर। शैक्षणिक प्रदर्शन छात्रों के ग्रेड, टेस्ट स्कोर और समग्र पाठ्यक्रम प्रदर्शन द्वारा मापा जाता है। यह चर छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर ऑनलाइन सीखने के प्रभाव का आकलन करने में मदद करेगा। सी, नियंत्रण चर। छात्र जनसांख्यिकी, आयु, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति और पिछला शैक्षणिक प्रदर्शन। प्रौद्योगिकी तक पहुंच, विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच की उपलब्धता, सीखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। अध्ययन की आदतें, अध्ययन सत्रों की आवृत्ति और अवधि, पूरक शिक्षण संसाधनों का उपयोग। प्रशिक्षक की गुणवत्ता, शिक्षण अनुभव, विषय वस्तु में विशेषज्ञता और ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों से परिचित होना। परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक विशिष्ट, परीक्षण योग्य भविष्यवाणी है। यह मौजूदा सिद्धांतों और शोध पर आधारित होना चाहिए और इसे इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि अनुभवजन्य परीक्षण की अनुमति मिल सके। परिकल्पना 1। ऑनलाइन सीखने में शामिल होने वाले छात्र पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा में भाग लेने वालों की तुलना में उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन प्रदर्शित करेंगे, पिछले शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को नियंत्रित करते हुए। साहित्य समीक्षा। मौजूदा साहित्य की गहन समीक्षा विषय पर शोध की वर्तमान स्थिति को समझने और उन अंतरालों की पहचान करने का आधार प्रदान करती है जिन्हें अध्ययन भरने का लक्ष्य रखता है। कई अध्ययनों ने अकादमिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन सीखने के प्रभाव की जांच की है, जिसके मिश्रित परिणाम मिले हैं। ऑनलाइन सीखने के सकारात्मक प्रभाव। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि ऑनलाइन सीखने से कई कारकों के कारण बेहतर शैक्षणिक परिणाम मिल सकते हैं। लचीलापन और सुविधा। ऑनलाइन सीखने से छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंचने और अपनी गति और अपने शेड्यूल पर असाइनमेंट पूरा करने की अनुमति मिलती है, जिससे विविध शिक्षण शैलियों और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को समायोजित किया जा सकता है। बढ़ी हुई सहभागिता, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया संसाधन, चर्चा मंच और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र छात्रों की सहभागिता और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। पहुंच। ऑनलाइन शिक्षा व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकती है, जिसमें दूरदराज या वंचित क्षेत्रों के छात्र शामिल हैं, जिनकी पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच नहीं हो सकती है। ऑनलाइन शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव। इसके विपरीत, अन्य अध्ययन संभावित कमियों को उजागर करते हैं। व्यक्तिगत बातचीत की कमी, प्रशिक्षकों और साथियों के साथ आमने-सामने बातचीत की अनुपस्थिति से अलगाव की भावना और प्रेरणा में कमी हो सकती है। तकनीकी चुनौतियां, अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन, पुराने डिवाइस और तकनीकी सहायता की कमी जैसी समस्याएं सीखने के अनुभव में बाधा डाल सकती हैं। आत्मानुशासन। ऑनलाइन सीखने के लिए उच्च स्तर की आत्म प्रेरणा और समय प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है, जो सभी छात्रों के पास नहीं होता। कार्यप्रणाली। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा संग्रह तकनीकों को मिलाकर एक मिश्रित विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा। एक मात्रात्मक घटक। सर्वेक्षण। ऑनलाइन और पारंपरिक दोनों पाठ्यक्रमों में नामांकित विश्वविद्यालय के छात्रों के नमूने पर एक संरचित सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण में निम्नलिखित पर डेटा एकत्र किया जाएगा। शैक्षणिक प्रदर्शन, ग्रेड, टेस्ट स्कोर।
प्रौद्योगिकी तक पहुंच, इंटरनेट विश्वसनीयता, उपकरणों की गुणवत्ता। अध्ययन की आदतें, पढ़ाई में बिताया गया समय, अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग। जनसांख्यिकीय जानकारी, आयु, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति। बी, सांख्यिकीय विश्लेषण। अन्य प्रासंगिक चरों को नियंत्रित करते हुए सीखने के तरीके, ऑनलाइन बनाम पारंपरिक और अकादमिक प्रदर्शन के बीच संबंधों की जांच करने के लिए कई प्रतिगमन विश्लेषण जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। 2 गुणात्मक घटक। ए, साक्षात्कार। ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण के साथ उनके अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण प्रतिभागियों के एक उपसमूह के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। यह गुणात्मक डेटा मात्रात्मक निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाने और अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की गहरी समझ प्रदान करने में मदद करेगा। बी, विषयगत विश्लेषण। ऑनलाइन शिक्षण के लाभों और चुनौतियों से संबंधित सामान्य विषयों और पैटर्न की पहचान करने के लिए विषयगत विश्लेषण का उपयोग करके साक्षात्कार प्रतिलेखों का विश्लेषण किया जाएगा। डेटा विश्लेषण और व्याख्या। परिकल्पना की कठोर जांच सुनिश्चित करने के लिए डेटा विश्लेषण में कई चरण शामिल होंगे। 1, अवर्णनात्मक सांख्यिकी। नमूने की जनसांख्यिकीय विशेषताओं और प्रमुख चर, जैसे शैक्षणिक प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी तक पहुंच के वितरण को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी की गणना की जाएगी। 2, अनुमानात्मक सांख्यिकी। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए बहुप्रतिगमन विश्लेषण आयोजित किया जाएगा। मॉडल में स्वतंत्र चर के रूप में सीखने का तरीका और आश्रित चर के रूप में शैक्षणिक प्रदर्शन शामिल होगा, जिसमें संभावित भ्रमित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण चर शामिल किए जाएंगे। 3, गुणात्मक विश्लेषण। साक्षात्कार डेटा के विषयगत विश्लेषण में अकादमिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन सीखने के प्रभाव से संबंधित आवर्ती विषयों और अंतर्दृष्टि की पहचान करने के लिए प्रतिलेखों को कोड करना शामिल होगा। यह गुणात्मक डेटा मात्रात्मक निष्कर्षों की व्याख्या करने और छात्र अनुभव की बेहतर समझ प्रदान करने में मदद करेगा। अपेक्षित निष्कर्ष और निहितार्थ। मौजूदा साहित्य और प्रस्तावित कार्यप्रणाली के आधार पर कई संभावित परिणामों की उम्मीद है। 1, सकारात्मक संबंध। यदि परिकल्पना का समर्थन किया जाता है और ऑनलाइन सीखने को उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो इसका शैक्षिक नीति और अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश का विस्तार करने, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करने और ऑनलाइन सीखने के लाभों को अधिकतम करने के लिए छात्रों और प्रशिक्षकों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। 2, कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं। यदि ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण मोड के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया जाता है, तो यह सुझाव दे सकता है कि दोनों प्रारूप समान रूप से प्रभावी हैं, जिससे छात्रों को व्यक्तिगत पसंद और सुविधा के आधार पर चुनने की अनुमति मिलती है। यह विविध छात्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के सीखने के विकल्पों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करेगा। 3, नकारात्मक संबंध। यदि ऑनलाइन शिक्षा अकादमिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो यह डिजिटल शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करेगा। रणनीतियों में इंटरनेट एक्सेस में सुधार, तकनीकी सहायता को बढ़ाना और ऑनलाइन शैक्षणिक अभ्यास विकसित करना शामिल हो सकता है, जो जुड़ाव और बातचीत को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष। ऑनलाइन शिक्षा में परिवर्तन शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो अवसर और चुनौतियां दोनों प्रदान करता है। विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अकादमिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव की जांच करके इस शोध का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा की प्रभावशीलता पर चल रहे प्रवचन में योगदान देना है। निष्कर्ष शिक्षकों, नीति निर्माताओं और छात्रों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे, जो डिजिटल युग में उच्च शिक्षा के भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। 13.5 सामाजिक शोध में प्रयुक्त डेटा के प्रकार। सामाजिक शोध में प्रयुक्त विभिन्न विधियों को देखने से पहले आइए उपयोग किए जाने वाले डेटा के प्रकारों को समझें। 2 मुख्य प्रकार हैं, प्राथमिक डेटा, जिसे शोधकर्ता स्वयं एकत्र करते हैं, और द्वितीयक डेटा, जिसे पुस्तकालयों जैसे स्रोतों से एकत्र किया जाता है। जब डेटा में संख्याएं और तालिकाएं शामिल होती हैं और सांख्यिकीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है, तो इसे मात्रात्मक डेटा कहा जाता है। यदि डेटा वर्णनात्मक है और इसके लिए समाजशास्त्रीय या मानवशास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है, तो इसे गुणात्मक डेटा कहा जाता है। 13.6 शोध विधियां। हम पहले ही विधि के अर्थ और यह पद्धति
से कैसे भिन्न है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि विधि के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। आप इस शब्द को ज्ञानमीमांसा के अर्थ में या शोध उपकरण के रूप में देख सकते हैं। यहां विधियों पर हमारी चर्चा दोनों अर्थों को संदर्भित करती है, लेकिन शोध उपकरण के रूप में उनके उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के तरीके शामिल हैं। ध्यान दें कि मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रियाओं जैसे नमूनाकरण, सर्वेक्षण, गहन फील्ड वर्क, प्रतिभागी अवलोकन और केस स्टडी के लिए विशिष्ट विधियों को पुस्तक 2 के ब्लॉक 5 और 6 और पुस्तक 3 के ब्लॉक 7 में विस्तार से कवर किया जाएगा। इसलिए उन्हें शोध विधियों की इस सामान्य चर्चा में शामिल नहीं किया गया है। विकासवादी विधि। हमने सामाजिक शोध में अनुभववाद के उद्भव के बारे में सीखा और कैसे शुरुआती सामाजिक वैज्ञानिकों ने समाज का अध्ययन करने के लिए एक जैविक मॉडल का उपयोग किया। सामाजिक विज्ञान में डार्विन के विकास के सिद्धांत को समानांतर रूप से देखा गया। यह माना जाता था कि समाज चरणों के माध्यम से सरल से जटिल रूपों में बदल जाता है। प्रत्येक परिवर्तन के परिणामस्वरूप मामूली संशोधन होते हैं, लेकिन लंबी अवधि में संचयी प्रभाव नए, आमतौर पर अधिक जटिल रूपों का उद्भव होता है। यह विधि प्रत्येक परिवर्तन के संशोधन लाने के तरीके का विश्लेषण करके परिवर्तनों के संचयी प्रभाव का अध्ययन करती है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इस पद्धति का विरोध किया, इसे ऐतिहासिक विवरण बनाने का एक उपकरण कहा जो कृत्रिम और सतही लगता था। हालांकि यह व्यवस्थित रूप से दिखाता है कि लंबी अवधि में संस्थाएं कैसे बदलती हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन संभव हो पाता है। तुलनात्मक विधि। यह सामाजिक विज्ञानों में सबसे पुरानी विधि है, जिसका उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा को उत्पन्न करने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऑगस्टे कॉम्टे जैसे प्रत्यक्षवादियों ने इसे जांच की एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधि कहा। विकासवादियों और प्रसारवादियों ने सांस्कृतिक लक्षणों की समानता और समाजों की प्रगति को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने सांस्कृतिक समग्रताओं को लक्षणों में तोड़ा और प्रसार और विकास के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए उनकी तुलना की। फ्रांज बोस, जिन्होंने आर्मचेयर सिद्धांतकारों की आलोचना की, ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के विचार को पेश किया, जो प्रत्येक संस्कृति को अद्वितीय मानता है और संस्कृतियों में लक्षणों की तुलना को अस्वीकार करता है। बोस ने ऐतिहासिक डेटा के महत्व पर जोर दिया और संस्कृतियों का उनके ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा। इसने क्रॉस-कल्चरल अध्ययनों को जन्म दिया, जिसमें दुनिया भर में मानव समाजों की समानताओं को समझने के लिए प्रत्येक संस्कृति में सार्वभौमिक श्रेणियों, जैसे कि रिश्तेदारी, परिवार, विवाह और धर्म का विश्लेषण किया गया। क्रॉस-कल्चरल तुलनाएं नृविज्ञान में संरचनावाद का आधार बनती हैं, खासकर लेवी स्ट्रॉस के काम में। बोआस ने तुलनात्मक विधि की सीमाओं पर प्रकाश डाला, एक छोटे, अच्छी तरह से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर तुलना के संशोधित उपयोग की सिफारिश की, इसे ऐतिहासिक विधि कहा। जीपी मर्डॉक ने तुलना में एक नया आयाम जोड़ने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का इस्तेमाल किया, इसे क्रॉस-कल्चरल सर्वे कहना पसंद किया। मर्डॉक के अनुसार तुलनात्मक विधि को समझने के लिए उन समस्याओं के प्रकारों को जानना आवश्यक है जिन्हें यह हल करना चाहता है, जो समकालिक या डायक्रोनिक हो सकती है। समकालिक अध्ययन में इतिहास के एक विशिष्ट क्षण में एक संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अंतिम लक्ष्य यथासंभव सटीक रूप से उन स्थितियों को परिभाषित करना है जो किसी भी संस्कृति के अस्तित्व के लिए पूरी होनी चाहिए। हम संस्कृति और सामाजिक जीवन की प्रकृति में रुचि रखते हैं और हमारा लक्ष्य यह पता लगाना है कि हमारे डेटा में दिखाए गए कई अंतरों के पीछे क्या सार्वभौमिक है। इसलिए हमें जितनी संभव हो उतनी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की तुलना करने की आवश्यकता है। संस्कृति के एक ऐतिहासिक अध्ययन में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि संस्कृति कैसे बदलती है और इस परिवर्तन के सामान्य नियमों को खोजने का प्रयास करते हैं। यह समझने के लिए कि संस्कृति कैसे बदलती है, हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि संस्कृति क्या है और यह कैसे काम करती है। इस प्रकार समकालिक समस्याओं, समय के एक बिंदु पर संस्कृतियों का अध्ययन, ऐतिहासिक समस्याओं, समय के साथ संस्कृतियों का अध्ययन करने से पहले होना चाहिए। फ्रेड एगन तुलनात्मक विधि का उपयोग छोटे पैमाने पर करना पसंद करते हैं, जिसमें तुलना पर जितना संभव हो उतना नियंत्रण हो। सबसे पहले
अपेक्षाकृत समान संस्कृतियों वाले क्षेत्रों का अध्ययन करना या सामाजिक या सांस्कृतिक प्रकारों के भीतर काम करना और यथासंभव पारिस्थितिक कारकों को नियंत्रित करना स्वाभाविक है। दूसरा, ऐतिहासिक संदर्भ को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें तुलना की जाती है। एगन नियंत्रित तुलना की विधि का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। हालांकि ऑस्कर लुईस का मानना है कि नृविज्ञान में केवल तुलनाएं होती हैं और कोई तुलनात्मक पद्धति नहीं होती। समय के साथ तुलनात्मक पद्धति में काफी बदलाव आया है। पहले के विद्वानों ने समाज के बारे में सामान्य नियम खोजने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि समाजों में सामाजिक घटनाओं की जटिलता और विविधता के कारण सामान्य नियम खोजना संभव नहीं था। 1960 के दशक तक तुलनात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से मान्य सामान्यीकरण बनाने से हटकर विशिष्ट संस्कृतियों के विस्तृत विवरण तैयार करना हो गया। नृवंश विज्ञान विशिष्टता पर इस फोकस के परिणामस्वरूप ऐसे डेटा सामने आए हैं जो पहले के अध्ययनों से गुणात्मक रूप से अलग हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज दो श्रेणियों में आती हैं। आइडियोग्राफिक स्टडीज, जो समय और स्थान में स्थित विशिष्ट विवरणों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और नोमोथेटिक स्टडीज, जो कानून जैसे सामान्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अब ऐतिहासिक पद्धति पर चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक पद्धति। यह पद्धति समाजों और संस्कृतियों की विशिष्टता और गतिशील प्रकृति को पहचानती है। किसी इकाई, जो समाज, संस्था या कोई भी घटना हो सकती है, के बारे में ऐतिहासिक जानकारी उसकी सामाजिक गतिशीलता के बारे में बहुत कुछ बताती है। ऐतिहासिक आयामों पर विचार न करने वाले डेटा कालातीत होने का आभास देते हैं। ऐतिहासिक पद्धति विभिन्न अवधियों में अतीत को देखकर तथ्य एकत्र करती है। सूचना के स्रोतों में लिखित अभिलेख, समाचार पत्र, डायरिया, पत्र, यात्रियों के विवरण आदि शामिल हैं। सामाजिक शोधकर्ता आमतौर पर ऐतिहासिक जानकारी के 3 प्रमुख स्रोतों का उपयोग करते हैं। इतिहासकारों के लिए उपलब्ध दस्तावेज और विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत। सांस्कृतिक इतिहास और विश्लेषणात्मक इतिहास की सामग्री। प्रामाणिक पर्यवेक्षकों और गवाहों के व्यक्तिगत स्रोत। कब, कैसे और किन परिस्थितियों में इनमें से किसी या सभी स्रोतों का उपयोग करना है, यह शोधकर्ताओं की रुचि, उनके अध्ययन के दायरे और स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आप दस्तावेजों का सीधे उपयोग कर सकते हैं जब इतिहासकारों ने उन घटनाओं का विश्लेषण नहीं किया है जिन्हें वे चित्रित करते हैं, और जब अन्य लोगों ने उन्हें अभी तक व्यापक सांस्कृतिक ऐतिहासिक लेखन में शामिल नहीं किया है। आप उनका उपयोग किसी विशेष सामाजिक स्थिति के बारे में हमारे ज्ञान में अंतराल को भरने के लिए भी कर सकते हैं। जब ऐतिहासिक दस्तावेज पीढ़ियों से नहीं बल्कि सदियों पहले की घटनाओं को दर्शाते हैं, तो सामाजिक शोधकर्ताओं के लिए आमतौर पर मौजूदा द्वितीयक डेटा का उपयोग करना उपयोगी होता है, जो इतिहास की व्याख्या या विश्लेषण हो सकता है। लेकिन इस पद्धति की कुछ सीमाएं हैं। इतिहासकार पूरे विवरण में इतिहास नहीं लिख सकते। समय और स्थान में सभी घटनाओं को लेखन के समय नहीं जाना जा सकता। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरक व्याख्याएं अनजाने में प्रवेश कर सकती हैं। साथ ही ऐतिहासिक डेटा को सामाजिक शोध के लिए विश्वसनीय और पर्याप्त माना जा सकता है जब आप ऐतिहासिक दस्तावेजों को सामाजिक शक्तियों के परिसर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक घटनाएं जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं और अंतर्संबंधों, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक के सेट को सार्थक रूप से दर्शाती हैं, जो एक एकीकृत संपूर्ण, एक विन्यास या जटिल पैटर्न में योगदान करती हैं। इसके अलावा आप जिन दस्तावेजों का अध्ययन कर सकते हैं वे व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसे कि जीवनी, डायरी, पत्र और संस्मरण, या वे सार्वजनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि पत्रिकाएं, समाचार पत्र और अन्य प्रकाशित डेटा। आइए हम चिंतन और कार्रवाई 13.3 को पूरा करें। चिंतन और कार्रवाई 13.3 समाजशास्त्र में शोध विधियां। अध्ययन के क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र मानव व्यवहार, सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक परिवर्तनों को समझने से संबंधित है। इन जटिलताओं को समझने के लिए समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप विभिन्न शोध विधियों का उपयोग करते हैं। यह चिंतन 3 महत्वपूर्ण शोध विधियों पर चर्चा करता है: विकासवादी कुशल विधि, तुलनात्मक विधि और ऐतिहासिक विधि। प्रत्येक विधि के अद्वितीय योगदान और अनुप्रयोगों की खोज करके हम समाजशास्त्रीय शोध में उनके महत्व को समझेंगे।
उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए हम शोध विषय भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं का विकास का उपयोग करेंगे और जांच करेंगे कि प्रत्येक विधि इस विषय को कैसे संबोधित कर सकती है। विकासवादी कुशल विधि, परिभाषा और उद्देश्य। समाजशास्त्र में विकासवादी कुशल विधि विकास के सिद्धांतों से यह समझने के लिए आकर्षित होती है कि समय के साथ सामाजिक संरचनाएं, व्यवहार और संस्थाएं कैसे बदलती हैं। यह दृष्टिकोण सामाजिक घटनाओं को गतिशील और अनुकूली के रूप में देखता है, जो पर्यावरणीय दबावों, सांस्कृतिक बदलावों और मानव नवाचार से प्रभावित होती है। यह विधि सामाजिक प्रणालियों के विकास में भिन्नता, चयन और प्रतिधारण की प्रक्रियाओं पर जोर देती है। विषय पर अनुप्रयोग। शोध विषय भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं का विकास। भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं के विकास का अध्ययन करने के लिए विकासवादी कुशल विधि का उपयोग करना यह जांचना शामिल है कि समय के साथ परिवारों ने बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के साथ कैसे अनुकूलन किया है। यह विधि हमें पारंपरिक संयुक्त परिवारों से लेकर समकालीन एकल परिवारों और उससे आगे तक पारिवारिक इकाइयों के परिवर्तन का पता लगाने की अनुमति देती है। विविधता। इस चरण में भारतीय समाज में मौजूद विभिन्न पारिवारिक संरचनाओं की पहचान करना शामिल है, जैसे संयुक्त परिवार, एकल अभिभावक परिवार और विस्तारित परिवार। शोधकर्ता पारिवारिक रूपों की विविधता और उनके उद्भव में योगदान देने वाले कारकों का दस्तावेजीकरण करेंगे। चयन। शोधकर्ता विश्लेषण करते हैं कि कुछ पारिवारिक संरचनाएं दूसरों की तुलना में अधिक प्रचलित क्यों हो गई हैं। उदाहरण के लिए, शहरीकरण और औद्योगीकरण जैसे आर्थिक कारक गतिशीलता और छोटे घरेलू आकार की आवश्यकता के कारण एकल परिवारों का पक्ष ले सकते हैं। सांस्कृतिक बदलाव, जिसमें लिंग भूमिकाओं में बदलाव और व्यक्तिवाद पर बढ़ता जोर भी शामिल है, भी एक भूमिका निभाते हैं। धारण। यह चरण जांचता है कि कुछ पारिवारिक संरचनाएं समय के साथ कैसे और क्यों बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए, एकल परिवारों के उदय के बावजूद सांस्कृतिक परंपराओं और आर्थिक अंतर्निर्भरता के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली लचीली बनी हुई है। विकासवादी कुशल विधि का उपयोग करके समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तनों को नेविगेट करने के लिए परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुकूली रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि मैक्रोलेवल सामाजिक ताकतों और माइक्रोलेवल पारिवारिक गतिशीलता के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करती है, जो पारिवारिक संरचनाओं के विकास की व्यापक समझ प्रदान करती है। तुलनात्मक विधि, परिभाषा और उद्देश्य। तुलनात्मक विधि में पैटर्न, समानता और अंतर की पहचान करने के लिए विभिन्न समाजों, सामाजिक समूहों या समय अवधियों की व्यवस्थित रूप से तुलना करना शामिल है। यह विधि समाजशास्त्रियों को सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों और उन विशिष्ट संदर्भों को समझने में मदद करती है जिनमें वे घटित होते हैं। तुलनात्मक शोध यह प्रकट कर सकता है कि विभिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ सामाजिक संरचनाओं और व्यवहारों को कैसे आकार देते हैं। विषय पर अनुप्रयोग। शोध विषय भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं का विकास। पारिवारिक संरचनाओं के विकास का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक विधि का उपयोग करने में भारतीय पारिवारिक प्रणालियों की तुलना अन्य देशों या क्षेत्रों में की जाती है। यह तुलना भारतीय परिवारों की अनूठी विशेषताओं और वैश्विक स्तर पर पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाले व्यापक रुझानों पर प्रकाश डाल सकती है। क्रॉसनेशनल तुलना। शोधकर्ता भारत में पारिवारिक संरचनाओं की तुलना चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों से कर सकते हैं। यह तुलना यह बता सकती है कि विभिन्न सांस्कृतिक मानदंड, आर्थिक नीतियां और जनसांख्यिकीय रुझान पारिवारिक संगठन को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि भारत और चीन दोनों ने तेजी से शहरीकरण का अनुभव किया है, सरकारी नीतियों और सांस्कृतिक मूल्यों में भिन्नता के कारण पारिवारिक संरचनाओं पर प्रभाव भिन्न हो सकते हैं। ऐतिहासिक तुलना। इसमें विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में भारत में पारिवारिक संरचनाओं की तुलना करना शामिल है। शोधकर्ता यह जांच कर सकते हैं कि औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान तक पारिवारिक स्वरूप कैसे बदल गए हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता और वैश्वीकरण जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं की पहचान करते हुए जिन्होंने पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है। क्षेत्रीय तुलना। भारत के भीतर पारिवारिक संरचनाएं क्षेत्रों के बीच काफी भिन्न हो सकती हैं। शोधकर्ता शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में या विभिन्न राज्यों और सांस्कृतिक समूहों के बीच पारिवारिक प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं,
ताकि यह समझा जा सके कि स्थानीय संदर्भ पारिवारिक गतिशीलता को कैसे आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त परिवारों की मौजूदगी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट हो सकती है, जहां कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत है, जबकि शहरी केंद्रों में रोजगार के विविध अवसर हैं। तुलनात्मक विधि समाजशास्त्रियों को भारतीय पारिवारिक संरचनाओं को व्यापक ढांचे में संदर्भित करने में सक्षम बनाती है, जिससे सार्वभौमिक पैटर्न और अनूठी सांस्कृतिक विशिष्टताएं दोनों की पहचान होती है। यह दृष्टिकोण पारिवारिक जीवन को आकार देने में वैश्विक और स्थानीय कारकों की परस्पर संबद्धता को प्रकट कर सकता है। ऐतिहासिक विधि परिभाषा और उद्देश्य। ऐतिहासिक विधि में समकालीन सामाजिक घटनाओं पर उनके प्रभाव को समझने के लिए पिछली घटनाओं, प्रक्रियाओं और संरचनाओं का विश्लेषण करना शामिल है। यह विधि सामाजिक प्रणालियों के विकास को फिर से बनाने और समय के साथ उनके विकास का पता लगाने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, अभिलेखागार, मौखिक इतिहास और अन्य स्रोतों पर निर्भर करती है। ऐतिहासिक संदर्भों की जांच करके समाजशास्त्री वर्तमान सामाजिक मुद्दों और प्रवृत्तियों की जड़ों को उजागर कर सकते हैं। विषय पर अनुप्रयोग शोध विषय। भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं का विकास। भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं के विकास का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक विधि का उपयोग करने में समय के साथ पारिवारिक प्रणालियों के विकास का पता लगाने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की विस्तृत जांच शामिल है। इस पद्धति से शोधकर्ताओं को समकालीन पारिवारिक स्वरूपों की ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करने और यह समझने में मदद मिलती है कि पिछली घटनाओं ने वर्तमान गतिशीलता को कैसे आकार दिया है। औपनिवेशिक युग। शोधकर्ता विश्लेषण करेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय पारिवारिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, भूमि स्वामित्व, श्रम और शिक्षा पर औपनिवेशिक नीतियों ने परिवार के सदस्यों की आर्थिक भूमिकाओं और घरों के संगठन को प्रभावित किया होगा। जनगणना रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और मिशनरी रिपोर्ट जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि। यह अवधि भारत में औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण सहित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को चिह्नित करती है। शोधकर्ता यह जांच करेंगे कि इन परिवर्तनों ने पारिवारिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित किया, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों में बदलाव। इस अवधि से सरकारी रिपोर्ट, विकास योजनाएं और समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रमुख स्रोत होंगे। समकालीन युग। शोधकर्ता वैश्वीकरण, प्रवास और तकनीकी प्रगति जैसे कारकों पर विचार करते हुए पारिवारिक संरचनाओं में हाल के रुझानों की जांच करेंगे। विभिन्न पीढ़ियों, मीडिया रिपोर्टों और जनसांख्यिकीय डेटा के साथ साक्षात्कार वर्तमान पारिवारिक गतिशीलता की एक व्यापक तस्वीर बनाने में मदद करेंगे। ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करके समाजशास्त्री अतीत को वर्तमान से जोड़ सकते हैं, जिससे पारिवारिक संरचनाओं के विकास पर एक अनुदैर्ध्य परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण पारिवारिक रूपों में निरंतरता और परिवर्तन को उजागर करता है, जो समकालीन समाज पर ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के स्थायी प्रभाव को प्रकट करता है। 3 विधियों को एकीकृत करना। भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं के विकास का व्यापक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्री विकासवादी कुशल पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति को एकीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक पद्धति अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो संयुक्त होने पर विषय की समग्र समझ प्रदान करती है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य उन अनुकूली रणनीतियों पर जोर देता है जिनका उपयोग परिवार बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों को नेविगेट करने के लिए करते हैं। यह पारिवारिक संरचनाओं की गतिशील प्रकृति और समय के साथ विकसित होने की उनकी क्षमता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तुलनात्मक विश्लेषण। भारतीय पारिवारिक संरचनाओं की तुलना अन्य देशों और क्षेत्रों की तुलना में करके समाजशास्त्री व्यापक पैटर्न और अनूठी विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण भारतीय परिवारों को एक वैश्विक ढांचे के भीतर संदर्भित करता है, जो सार्वभौमिक रुझानों और सांस्कृतिक विशिष्टताओं दोनों को उजागर करता है। ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक पद्धति विश्लेषण को एक लौकिक संदर्भ में आधारित करती है, समकालीन पारिवारिक रूपों की जड़ों का पता लगाती है और ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के प्रभाव को उजागर करती है। यह एक अनुदैर्ध्य परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अतीत और वर्तमान की गतिशीलता को जोड़ता है। उदाहरण एकीकरण। शोध विषय। भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं का विकास। विकासवादी कुशल विधि। विश्लेषण करें कि 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने शहरीकरण और गतिशीलता को कैसे बढ़ाया, जिससे संयुक्त से एकल परिवारों में बदलाव हुआ।
जांच करें कि कैसे परिवारों ने भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समायोजित करके इन परिवर्तनों को अपनाया। तुलनात्मक विधि। भारत में पारिवारिक संरचनाओं पर आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव की तुलना चीन और ब्राजील में समान प्रक्रियाओं से करें। सांस्कृतिक और नीतिगत अंतरों द्वारा आकार दिए गए सामान्य रुझानों और अद्वितीय प्रतिक्रियाओं की पहचान करें। ऐतिहासिक विधि। जांच करें कि भूमि स्वामित्व और श्रम पर औपनिवेशिक नीतियों ने 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पारिवारिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद और समकालीन पारिवारिक गतिशीलता में इन प्रभावों की निरंतरता का पता लगाएं। इन विधियों को एकीकृत करके शोधकर्ता भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं के विकास की सूक्ष्म और व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं। यह बहुविधि दृष्टिकोण सामाजिक घटनाओं की जटिलता को पकड़ता है, अनुकूलन, तुलना और ऐतिहासिक संदर्भ के बीच परस्पर क्रिया को प्रकट करता है। निष्कर्ष। मानव समाज की जटिलताओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय शोध विधियां आवश्यक उपकरण हैं। विकासवादी कुशल विधि, तुलनात्मक विधि और ऐतिहासिक विधि प्रत्येक अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जो सामाजिक घटनाओं की समग्र समझ में योगदान करती हैं। भारतीय समाज में पारिवारिक संरचनाओं के विकास के अध्ययन के लिए इन विधियों को लागू करके हम परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुकूली रणनीतियों को उजागर कर सकते हैं, व्यापक वैश्विक रुझानों के भीतर उनके अनुभवों को संदर्भित कर सकते हैं और समकालीन गतिशीलता की ऐतिहासिक जड़ों का पता लगा सकते हैं। जब इन विधियों को एकीकृत किया जाता है तो वे सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं जो अतीत और वर्तमान, स्थानीय और वैश्विक प्रभावों की परस्पर संबद्धता को उजागर करते हैं। इस प्रतिबिंब के माध्यम से हम समाजशास्त्रीय अनुसंधान में पद्धतिगत विविधता के महत्व को पहचानते हैं जो सामाजिक जीवन की गहन और अधिक सूक्ष्म खोज को सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत दस्तावेज। व्यक्तिगत दस्तावेजों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा प्रलेखित सभी प्रकाशित और अप्रकाशित जानकारी शामिल होती है। ये दस्तावेज वैज्ञानिक शैली में नहीं लिखे जाते हैं। वे आमतौर पर कुछ विचारों, मूल्यों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक होने के बावजूद व्यक्तिगत दस्तावेजों का सामाजिक शोध में महत्व है। वे समकालीन सामाजिक परिस्थितियों, प्रणालियों, रीति रिवाजों, जीवन के तरीकों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आप निम्न प्रकार के व्यक्तिगत दस्तावेजों को देख सकते हैं। जीवनी। कुछ महान राजनीतिक नेता, समाज सुधारक और प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और अपने समय की घटनाओं के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी का प्रकार चाहे जो भी हो, आत्मकथाएं कुछ मान्य और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती हैं। हालांकि लेखकों ने जानबूझकर घटनाओं और उनकी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने या कम आंकने की कोशिश की हो सकती है। उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया हो सकता है जो उनके व्यक्तित्व को अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण से दिखा सकते हैं। डायरियां अलग अलग उद्देश्यों से लिखी जाती हैं। कुछ लोग अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने के लिए डायरी लिखते हैं। अन्य लोग समय समय पर अपने जीवन की समीक्षा करते हैं, न कि केवल डायरी में। डायरी में निहित जानकारी सामाजिक शोध में बहुत उपयोगी हो सकती है। डायरी का उपयोग मुख्य रूप से साक्षर समाजों में समाजशास्त्रीय शोध की तकनीक के रूप में किया जाता है, जहां बातचीत को बारीकी से देखना हमेशा संभव नहीं होता है। आप अपने उत्तरदाताओं से डायरी में अपनी बातचीत लिखने का आग्रह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्यूबिट ने एक सप्ताह की अवधि के लिए जोड़ों के नमूने पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया और पाया कि डायरियों ने उपयोगी डेटा उत्पन्न किया, लेकिन बहुत से उत्तरदाता एक सप्ताह से अधिक समय तक डायरी लिखने के लिए तैयार नहीं थे। अधिकांश डायरी लेखकों का उन्हें प्रकाशित करने का कोई इरादा नहीं है। आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि डायरी में दर्ज की गई जानकारी विश्वसनीय होगी। डायरियों की कुछ सीमाएं हैं। चूंकि डायरी लेखन मुख्य रूप से व्यक्तिगत होता है, इसमें घटनाओं का विस्तृत और पूर्ण विवरण शामिल नहीं होता है, बल्कि एक संक्षिप्त और अल्पविकसित रूप में जानकारी होती है। एक नियम के रूप में, एक डायरी उस संदर्भ को रिकॉर्ड नहीं करती है जिसमें कोई घटना घटी है। इससे घटनाओं की व्याख्या करना और उनका वास्तविक अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। डायरियां अनियमित रूप से लिखी जाती हैं और इस प्रकार जानकारी में संबंध का अभाव होता है। उनमें वर्णित विभिन्न घटनाओं और भावनाओं को जोड़ना बहुत मुश्किल है।
पत्र, पत्र भावनाओं, पसंद नापसंद, योजनाओं, दृष्टिकोणों, इच्छाओं, भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। वे दोस्ती, प्रेम और वैवाहिक मामलों, तनाव आदि जैसे अंतर्संबंधों के बारे में बताते हैं। पत्रों की कुछ उल्लेखनीय सीमाएं हैं। ए. निजी पत्रों को एकत्र करना कठिन है। बी. पत्रों में घटनाओं का विस्तृत और पूर्ण विवरण नहीं होता। संस्मरण, कुछ लोग अपनी यात्राओं, उत्खनन, अन्वेषण आदि के संस्मरण लिखने में रुचि रखते हैं। ऐसे संस्मरण सामाजिक शोध में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज। आप कुछ सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों से निम्न प्रकार के सार्वजनिक दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं। रिकॉर्ड, अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी विभाग महत्वपूर्ण जानकारी वाले कई प्रकार के रिकॉर्ड संरक्षित करते हैं और सामाजिक शोध के लिए जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रकाशित डेटा, आपको इस तरह के डेटा के कई स्रोत मिल सकते हैं, उदाहरण के लिए जनसंख्या, मृत्यु दर, जन्म दर, विवाह और तलाक से संबंधित आवधिक सर्वेक्षण। ऐसे प्रकाशित दस्तावेज बहुत उपयोगी होते हैं। पत्रिकाएं और पत्रिकाएं, ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक दस्तावेज हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर जानकारी शामिल है, जिनका उपयोग सामाजिक शोध में किया जा सकता है। सूचना का यह स्रोत काफी विश्वसनीय है। समाचार पत्र, प्रकाशित समाचार, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा, बैठकों और सम्मेलनों की रिपोर्ट, निबंध और लेख, संपादकों को लिखे गए पत्र सूचना के अच्छे स्रोत हैं और इनमें काफी विश्वसनीयता है। अनुभवजन्य स्थितियों में प्राथमिक डेटा के संग्रह में आवश्यक डेटा की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की विधियों में से एक शामिल है। ये हैं सर्वेक्षण विधि और फील्डवर्क विधि। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम 002 के अन्य ब्लॉकों में इन विधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निष्कर्ष। यूनिट 13 ने भावी शोधकर्ता को सामाजिक शोध में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधियों का एक प्रारंभिक परिचय प्रदान किया है। शोध की आवश्यकता लगभग हर जगह होती है और इसलिए शोध विधियों को सीखना एक अच्छा विचार है, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम जो तथ्य मानते हैं, उसे हम कैसे जानते हैं। कोई व्यक्ति कहीं न कहीं एक अध्ययन करता है और शोध के विषय पर अपने निष्कर्षों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। अपने शोध की सटीकता, विश्वसनीयता और बेहतर उपयोगिता के लिए आप वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करेंगे। हमने कार्यप्रणाली के तत्वों पर चर्चा की है जो हमें शोध करने और शोध प्रक्रिया से गुजरने के लिए उपयुक्त उपकरणों का चयन करने के लिए एक समग्र रूपरेखा प्रदान करते हैं। हमने कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सामाजिक शोध विधियों पर चर्चा की, जबकि अन्य विधियों के लिए हम पुस्तक 2 के ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 और 002 की पुस्तक 3 के ब्लॉक 7 में इकाइयों पर जाएंगे।